हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी अनदर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। मेरा नाम है मनीष चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रियम्बल। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो प्रियम्बल अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रियम्बल एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज है जो हमें यह बताता है कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है वो यहां पर एक्सप्लेन करता है। ऑलराइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल मैंने बताया था आपको 22 पार्ट्स हैं। तो इसमें पहला पार्ट आता है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। इसके आर्टिकल है 1 to 4, यानी कि पार्ट 1 के अंदर आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल है 1 to 4। वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि ये डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये कहता है कि जो इंडिया जो है ना, वो क्या है? इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, और वो बेसिकली क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट है। मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था कि इंडिया क्या है? एक फेडरल है, फेडरल पॉलिटी है इंडिया की। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया, उसकी जगह वर्ड यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड है ये कहां से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, नाउ वो भी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, देखिए यूनियन ऑफ स्टेट की बात करें, यहां पे सिर्फ स्टेट्स को कंसीडर करेंगे, ना कि यहां पे टेरिटरी नहीं आती है। जितनी भी हमारी टेरिटरी है उस टेरिटरी को कंसीडर नहीं करते हैं। वो सब किसके अंदर आएगा? शेड्यूल 1 के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा? शेड्यूल 1 के अंदर। लेकिन आर्टिकल 1 में आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो टोटल कितने स्टेट्स है? अभी 28 स्टेट्स है। ठीक है, नाउ इन 28 स्टेट्स को मिलाकर यूनियन बना। यूनियन की अलग से एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आएगा? स्टेट ओनली आएगा। लेकिन जहां पे हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे वहां पे स्टेट एंड यूटीज दोनों ही आते हैं। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बट डज नॉट हैव दिस वर्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि इंडिया एक तरीके से क्या है? इंडिया फेडरल है। इंडिया क्या है? फेडरल पॉलिटी है, बट कहीं पर भी फेडरेशन या फेडरल वर्ड यूज नहीं किया गया। उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज किया है? यूनियन वर्ड यूज किया गया है। क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट्स मिलकर फेडरेशन बना रहे हैं ना, इनके बीच में एक एग्रीमेंट है। इनके बीच में क्या है? एग्रीमेंट है। और ये कभी भी इस एग्रीमेंट को ब्रीच करके अलग सेपरेट हो सकते हैं। जैसे यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स है। ये 50 स्टेट्स का एक एग्रीमेंट है और उसके साथ इन्होंने क्या बनाया है? यूएसए बनाया है। यानी कि ये कभी भी, कोई सा भी स्टेट कभी भी सेपरेट हो सकता है, इसलिए फेडरेशन वर्ड यूज किया है। सुपर फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन की बात करूं तो आप देखेंगे इसमें यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भी एक तरीके का फेडरेशन था जिसमें यूके ने एग्जिट ले लिया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने एग्जिट ले लिया। उसको हमने क्या बोला? ब्रेक्जिट बोला है। वहीं पर जब हम यूनियन वर्ड यूज कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया के लिए यूनियन वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हमने यहां पर यह कहा है कि ये जितनी भी टेरिटरी इंडिया को बना रही है, जो भी टेरिटरी है, प्रिंसली स्टेट से सब है, ये जो इंडिया को बना रहे हैं ना मिलकर, जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, ये इनके पास कोई पावर नहीं है कि ये अलग हो जाए। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट आर्टिकल्स में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना कोर्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और मैं आपको इसमें ऑफिशियली पढ़ाऊंगा और आपका जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने में हेल्प करूंगा। मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिसमें कि 4 बार मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 1 बार पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो इसके लिए आप जो है मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये कहता है कि related to the admission or establishment of new states that are not part of the union. For example, बांग्लादेश मान लीजिए। ठीक है, कल को इंडिया बांग्लादेश को या पाकिस्तान को इंडिया के साथ मर्ज करने लगे तो उसको मर्ज करने की पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 2 से मिलती है। यानी कि
इंडिया दैट इज जो भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 2 किसी भी टेरिटरी को इंडिया के साथ मिलाने की। ठीक है, किसके अंदर? आर्टिकल 2 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 3, कहता है कि डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटर से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरी है, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा ऐसे करके इंडिया है, इसके अंदर जो भी एरिया आता है, अभी कितना आता है? 28 स्टेट्स एंड आपका 8 यूटीज आते हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज आते हैं। इसको इंटरनली रीएडजस्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि यूपी से ब्रेक करके क्या बनाया? उत्तराखंड को बनाया गया। पहले मद्रास था, मद्रास को ब्रेक करके क्या बनाया? तमिलनाडु बनाया, कर्नाटका बनाया, केरला बनाया और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब बनाए गए हैं। तो ये कैसे रीएडजस्टमेंट होता है? फिर आपने देखा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला, अभी जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। तो यानी कि ये जो आप इंटरनली रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये किससे मिलती है? आर्टिकल 3 से पावर मिलती है। अब इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कहा गया है, ये कहा गया है कि देखिए, जो यूनियन है उसके अंदर स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो कल को बोले कि कोई भी स्टेट आके बोल दे कि हम आजाद होना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। इसलिए ये कहा, इसके लिए एक टर्म कहा गया है कि यूनियन क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल है। यूनियन क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो क्या है? जो स्टेट्स है वो क्या है? डिस्ट्रक्टेबल है। तो इसलिए पूरा टर्म यूज करते हैं कि डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स विद इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। यानी कि आप यूनियन ऑफ इंडिया जो है, दैट इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इस यूनियन को तोड़ नहीं सकते, लेकिन इस यूनियन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनको तोड़ सकते हो। कल को उत्तर प्रदेश को आप एक स्टेट से 10 स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मान लो यूपी और बिहार को मिक्स कर कर एक स्टेट बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप आर्टिकल 3 का यूज करके कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बिल चाहिएगा, पार्लियामेंट में एक बिल पेश करना पड़ेगा। तो बिल नीड्स प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। यानी कि अगर आप पार्लियामेंट में आर्टिकल 3 के अंदर अगर आप पार्लियामेंट में कोई बिल मूव कर रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं, तो वो बिल ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते। पहले आपको उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, if a bill affects a particular state, then the president refers that bill to the state legislature. State express its view within a such period specified in reference. अगर ऐसा लगता है कि वो जो बिल आया है वो बिल से स्टेट में कोई चेंजेस आ सकते हैं, तो प्रेसिडेंट यहां पर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर कर सकता है और एक टाइम पीरियड लिखेगा कि जैसे मान लो 1 महीना लिख दिया या 2 महीने लिख दिया, 3 महीने, कि स्टेट लेजिस्लेचर को इतने टाइम के अंदर रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो, लेकिन यहां पर ये क्या है कि उनका रेस्पॉन्स जो है वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए यूपी को, मान लीजिए कल को यूपी को फर्दर ब्रेक करके 4 नए स्टेट्स बनाए जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? यूपी की स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल भेजेगा, बोलेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है इस पे फैसला लीजिए। अगर वो 1 महीने के अंदर फैसला नहीं लेते तब भी प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग फंक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मना कर देते कि नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना, तब भी प्रेसिडेंट जो है वो उस पर अपने अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बाइंडिंग नहीं बोला कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने मना कर दिया तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है। द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड by the view of the state legislature and many either accept or reject them. देखो जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू देगा चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो रिजेक्ट करे उससे। ठीक है, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं वो। नाउ अब अगर मैं बात करूं बॉर्डर डिस्प्यूट की और टेरिटरी डिस्प्यूट की, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट था 1969 में, वहां पर यह बोला था कि देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिजॉल्व हो सकते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन टेरिटरी डिस्प्यूट जो होगा वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होगा। बॉर्डर डिस्प्यूट और टेरिटरी डिस्प्यूट में क्या अंतर है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरिया है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये एरिया इंडिया का है या नहीं है।
अगर ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि ये इंडिया का एरिया है या नहीं है, तो ये इंडिया की टेरिटरी हुई नहीं अभी, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट है कि बॉर्डर थोड़ा इधर बनाना है या बॉर्डर थोड़ा इधर बनाना है। तो ये किससे होगा? ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होगा। लेकिन एक बार अगर टेरिटरी डिसाइड हो गई, अगर ये डिसाइड हो गया कि ये एरिया किसका है, इंडिया का है, तो तब क्या होगा? वो क्या बन जाएगी? इंडिया की टेरिटरी बन जाएगी। और वो टेरिटरी डिस्प्यूट अगर रिजोल्व करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए भी अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे होगा। देखिए क्या हुआ था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। इन चारों आर्टिकल में कहीं पर भी ये आर्टिकल या ये प्रोविजंस नहीं लिखे कि कल को अगर इंडिया अपनी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को देना चाहता है तो वो कैसे देगा, ये कहीं पर नहीं लिखा। लेकिन हां, आर्टिकल 2 के अंदर ये जरूर लिखा है कि अगर कोई और कंट्री अपनी टेरिटरी इंडिया को देगी तो वो आर्टिकल 2 के अंदर ली जा सकती है। तो इसके लिए एक डिस्प्यूट आया था। वो डिस्प्यूट था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। जब इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट आया था तो उस टाइम पर इससे रिलेटेड एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देखिए, अगर आप कोई भी टेरिटरी सीड कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को, यानी कि इंडिया अगर अपनी टेरिटरी सीड कर रहा है किसको? बांग्लादेश को, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी कि पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने पड़ेंगे। और जब आप 368 में अमेंडमेंट करते हैं तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और स्पेशल मेजॉरिटी लाना इजी नहीं होता है। लोकसभा में तो एक बार को आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी आ जाएगी, लेकिन राज्यसभा में आना बहुत मुश्किल होता है। टिल 1952 में इंडिया में इलेक्शन हुए थे पहली बार, उसके बाद 1967 में आपके 4th इलेक्शन हुए थे। यहां तक लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मेजॉरिटी थी, लेकिन 1967 के इलेक्शन के बाद राज्यसभा से भी मेजॉरिटी चली गई थी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बहुत टफ होता है इसको अमेंड करना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर ये कह दिया गया था आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी सीडेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप इंडिया की जो टेरिटरी अगर किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहते हैं, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नहीं कर सकते। तो ये हुआ कैसे था? ये केस था बेरूबरी यूनियन का केस 1960 में। तो पहला जो केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बेरूबरी यूनियन केस इन 1960। ये पहला मैटर होता है इससे रिलेटेड। ये कहां आता है? सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि देखिए, बेरूबरी कम्स अंडर आर्टिकल 3, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 368। ये जो बेरूबरी का केस था ना, ये बेसिकली वही था जो मैंने आपको बताया, बांग्लादेश और इंडिया का जो केस था, ठीक है। तो ये कोर्ट में केस कर देते हैं उनके जो टेरिटरी थी उसको लेकर। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि देखिए, आर्टिकल 3 की डेफिनेशन में आएगा ये भी, और आर्टिकल क्योंकि रीएडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। बट अगर रीएडजस्टमेंट हो रहा है तो ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट नहीं है, ये एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जिसके बाद यहां पर क्या किया गया? यहां पर किया गया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1960 में। तो 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो मैंने बताया ना कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक टेरिटरी एक्सचेंज हुई थी, इसको कहते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। याद रखिएगा, नेहरू नून एग्रीमेंट कहते हैं। 1958 में साइन हुआ था ये। क्या कहते हैं? नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 में साइन हुआ था, और जिसके बाद ये डिस्प्यूट 1960 में किसके पास चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट करके आप टेरिटरी नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट कैसे किया? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1960 में, और उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंजेस किए गए थे, और यहां से जो है टेरिटरी को ट्रांसफर किया गया था। लेटेस्ट जो टेरिटरी ट्रांसफर हुई थी वो हुई थी आपकी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, बांग्लादेश के साथ, अगेन फिर से बांग्लादेश के साथ हुई थी, ठीक है, 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यूनियन को नहीं तोड़ सकते आप, लेकिन यूनियन के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको आप ब्रेक कर सकते हैं, रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का, तेलंगाना निकला है आंध्र प्रदेश से, और बहुत सारी चीजें वो आगे आपको समझ में आ जाएगी, आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैन बी यूज्ड बाय न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड आफ्टर 19
1956। 1956 के बाद जो नए स्टेट्स बने थे वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। देखिए 1956 के बाद भी नहीं, 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया हमारा, उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू टोटल 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद 1956 के बाद बहुत सारे और भी स्टेट्स बनाए गए थे, वो मैं आगे आपको लिस्ट दूंगा पूरी की पूरी। नाउ आर्टिकल 4 ये कहता है कि देखिए जब आप इशू यहां से स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर आर्टिकल 4 ये कहता था कि अगर आप आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब आर्टिकल 368 का यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण ये जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था ना, ये साइन कर लिया गया 1958 में, लेकिन जब 1960 में बेरूबरी यूनियन का केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, वो कह देते कि नहीं, ये जो 2 और 3, बेसिकली 3 जो बात कर रहा है, ये 2 बात कर रहा है इंडिया में टेरिटरी मिलाने की, 3 बात कर रहा है इंडिया के अंदर टेरिटरी को रीएडजस्ट करने की, लेकिन टेरिटरी देने की बात तो कर ही नहीं रहे। जब बात नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बड़ी मेजॉरिटी चाहिएगी आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात कर लेते हैं इंडिया में जो जितने भी आज के टाइम पे स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज है, ये बनी कैसे है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब इंडिया आजाद हुआ तब टोटल कितना था? 11 प्रोविंसेस थे और आपका 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो वहां पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये जो बाउंड्रीज है इसको कैसे रीएडजस्ट करेंगे, कैसे स्टेट्स बनाएंगे, क्या 565 प्रिंसली स्टेट्स को स्टेट्स बोल देंगे और ये अलग, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, तो उसको रीएडजस्टमेंट की बात कर रहे थे। उसके लिए वेरियस कमिटीज भी बनाई गई, तो तब तक के लिए वो कमिटीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर क्या किया गया, 1950 के अंदर वो सारी टेरिटरी 4 कैटेगरीज में मेंशन थी। पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है ना, उसके अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके 4 कैटेगरी में सारी की सारी टेरिटरीज को मेंशन किया गया था। ठीक है, और उसी दौरान कमीशंस भी बन रहे थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो मैं आपको कमीशंस भी एक्सप्लेन कर देता हूं साथ के साथ। देखिए सबसे पहले एक कमीशन बनाया गया था, धर कमीशन। धर कमीशन को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ठीक है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 17 जून 1948 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम यहां पर बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गलत लिखा है, यहां पर आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है और इसको चेयर करते हैं इस कमीशन को एस के धर, इसीलिए इसको धर कमीशन कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो स्टेट्स हैं उन सबको लिंग्विस्टिक बेस पे, यानी कि भाषा के आधार पर क्या हम उन स्टेट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्योंकि इनिशियली डिमांड यही हो रही थी। 1920s के टाइम पर जब कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, वहां पर यह कहा गया था कि आने वाले टाइम में जब इंडिया आजाद होगा तब स्टेट्स जो बनाएंगे ना हम, वो लिंग्विस्टिक बेस पे बनाएंगे, यानी कि भाषा के आधार पे बनाएंगे। तो जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, तो ये डिमांड होने लगी कि आपने तो बोला था कि भाषा के आधार पे बनाएंगे, तो ये उसके लिए कमीशंस बनाने लगे कि ठीक है चलो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये कमीशन बनाया गया। तो ये कमीशन क्या होता है? ये कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करता है दिसंबर 10, 1948। तो ये कहता है कि दैट इट रिकमेंडेड अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, और ये अपनी रिकमेंडेशन देता है कि नहीं, हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट नहीं बना सकते। वी कैन नॉट रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट और द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ओनली बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, नहीं कर सकते हम ऐसा। तो इसकी जगह पर क्या कहता है? ये कहता है इट सजेस्टेड दैट द स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एफिशिएंसी, डेमोग्राफिक कॉन्टिग्यूटी एंड ईज ऑफ मैनेजमेंट। तो आप क्या काम करो, स्टेट बनाओ फाइनेंसिस के बेस पे। ठीक है, फाइनेंसिस के बेस पे, डेमोग्राफी के बेस पे और मैनेजमेंट के बेस पे, कि जितना इजीली उस स्टेट को चला सके। अगर आपने बहुत बड़ा स्टेट बना दिया और आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होगा? फेल कर जाएगा। तो इसलिए आप जो है इन सबको बनाइए। जो धर कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता एंड द डिमांड्स फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट कंटिन्यूड टू ग्रो। इसकी जो धर कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर फर्दर जो लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड थी वो बढ़ने लगती है। और वो बढ़ती कहां से? बेसिकली सदर्न स्टेट की तरफ से। सदर्न स्टेट जो है वो बहुत डिमांड करने लगते हैं।
इवेंचुअली इट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जेवीपी कमेटी। एक नई कमेटी बनाई जाती है जिसके बाद, जिसको बोलते हैं हम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटब्बी सितरमैया। ये तीन मेजर व्यक्ति थे जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जेवीपी कमेटी कहते हैं। इस कमेटी में ये तीन लोग थे, ठीक है। इनको फर्दर ये इशू एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है। जेवीपी कमेटी ऑल्सो नोन एज द थ्री मिनिस्टर्स कमेटी। जेवीपी कमेटी को थ्री मिनिस्टर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसको अपॉइंट किया गया था कांग्रेस के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में, कि एग्जामिन करो कि जो भी धर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको यूज कर सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के लिए। जो हम स्टेट बनाएंगे, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। द कमिटी वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स थ्री मेंबर्स। तो कौन से थ्री मेंबर्स थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटब्बी सीतारामैया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हो जाता है 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950। उस टाइम पर क्या होता है, और 1952 में क्या होते हैं हमारे फर्स्ट 1951 से 52 में पहले जनरल इलेक्शन होते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है। पोट्टी श्रीरामल्लू क्या करते हैं, ये 19 अक्टूबर 1952 को ये एक विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि आंध्र प्रदेश को क्या करें आप, एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना दे। इसके लिए ये समझे कि देखिए यहां पर ये जो स्टेट ये था ना, ये मद्रास था पहले। ये क्या था? मद्रास प्रोविंस था। आज के टाइम पर जो आपका कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये चारों, और तेलंगाना भी है, ये सब किसमें आते थे? मद्रास के अंदर आते थे। तो यहां पर विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट होता है कि ये जो मद्रास है ना, इससे तोड़कर सेपरेटली आप एक नया स्टेट बनाए, दैट इज आंध्र प्रदेश। किसके लिए? आंध्र प्रदेश बेसिकली जो तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए आप एक नया स्टेट बनाए आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये स्टार्ट कर देते अपनी हंगर स्ट्राइक 19 अक्टूबर 1952 को, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है 16 दिसंबर 1952 में, आफ्टर 58 डेज ऑफ स्ट्राइक। 58 डेज की स्ट्राइक करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद दिसंबर 1952 में बहुत ही बड़ा वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, लोग बसें जलाने लगते हैं, बहुत मतलब बहुत वायलेंस होता है। जिसके बाद दिसंबर 1952 में जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो डिक्लेयर कर देते कि ठीक है हम आंध्र प्रदेश को स्टेटहुड दे देंगे, मद्रास से अलग सेपरेट बना देंगे। जिसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला, इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया जाता है, और जिसकी कैपिटल होती है कुर्नूल, ठीक है। तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है। जिसके बाद क्या होता है कि एक और कमीशन को स्टेब्लिश किया जाता है, फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन का दूसरा नाम जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। इसको सेटअप किया जाता है दिसंबर 1953 में। देखिए अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया, वहीं पर दिसंबर 1953 में एक नया कमीशन बनाया जाता है, फजल अली कमीशन। किस लिए बनाया जाता है? टू एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मैंने बताया ना अभी आपको, पार्ट 7 के अंदर 4 कैटेगरी में, ए बी सी और डी कैटेगरी में सारे के सारे इंडिया के एरिया को मेंशन किया था। तो अभी भी हमें रीऑर्गेनाइज करना था, क्यों? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आंध्र प्रदेश ने डिमांड की थी, अभी और भी स्टेट्स डिमांड कर सकते हैं, बहुत वायलेंस हो सकता है, बहुत मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या काम किया, एक नया कमीशन बनाया गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्टडी कीजिए क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बना सकते हैं। यहां पर कमीशन को जो चेयर करते हैं वो करते हैं जस्टिस फजल अली, इसलिए इसका नाम क्या होता है, फजल अली कमीशन। इस कमीशन में और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि के एम पनीकन्नर, एच एन कुंजरू, ये भी एक मेंबर थे। ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। ये जो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, इसको समझ लेते हैं। इसका पर्पस क्या था? पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट द फिजिबिलिटी टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। तो ये डिसाइड करना कि देखिए क्या एक सिंगल स्टेट एक सिंगल लैंग्वेज के लिए बनाया जा सकता है और सिंगल कल्चर वहां पे रहे। दूसरा, इसकी रिकमेंडेशन क्या आती है? द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955। 1955 में ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये कहते हैं कि दैट we are recommending the reorganization of state to promote administrative efficiency, economic development and national unity.
It suggested the creation of 60 in states and 3 centrally administered territories. तो यहां पर ये क्या काम करते हैं, देखियो इसका सबसे मेजर रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूं. ये क्या काम करते हैं, ये कहते हैं कि देखो आप जो है लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज द बेसिस टू फॉर्म द स्टेट. स्टेट बनाने का फाउंडेशनल बेस जो है वो आप एक लैंग्वेज को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उस स्टेट में वही लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहेंगे, यानी कि लिंग्विस्टिक प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बना सकते. लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश फॉर तेलुगु स्पीकिंग, बट आंध्र प्रदेश में तो कोई भी रह सकता है. कर्नाटका फॉर आपका कन्नड़, केरला फॉर मलयालम, तमिलनाडु फॉर तमिल, महाराष्ट्र आपका हो गया मराठी, गुजरात हो गया आपका गुजराती. तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो लैंग्वेज पर्टिकुलर स्टेट की होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो लैंग्वेज बोलने वाला ही व्यक्ति सिर्फ उस स्टेट में रहेगा, रह कोई भी सकता है. तो ये रिकमेंडेशंस थी बेसिकली इसकी, जिसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया जाता है. The significance, the recommendation of the Faisal Ali Commission were largely accepted and implemented through this reorganization of State Act 1956. अब यहां पे याद रखिएगा कि जो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे दो चीजें होती है. एक होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बदलाव किए गए थे, चेंजेस किए गए थे. दूसरा एक एक्ट बनाया गया था, एक्ट का नाम है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. ये दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. 7 से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, 7 से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट एक्ट था, क्योंकि ये स्टैच्यूरेटरी है एक्ट है और ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है. इससे क्या होता है कि देखिए आंध्र प्रदेश तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन चुका था 1953 में, लेकिन यहां पर क्या होता है, फजल अली कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता लैंग्वेज बेसिस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बट डिड नॉट एक्सेप्ट वन स्टेट एंड वन लैंग्वेज. वन स्टेट वन लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता है. जिसके बाद दो चीजें होती है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से क्या किया जाता है, जो पार्ट 7 था ना उसको डिलीट कर देते हैं. पार्ट 7 को क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है. और कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ चीजों में चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं. जैसे ये कहा जाता है कि दो या दो से अधिक स्टेट्स का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है और कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है. जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, यूपी और एमपी का कॉमन गवर्नर हो सकता है. ठीक है, आपने देखा होगा हरियाणा एंड पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट है. ठीक है, तो यहां पर इस चीज को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया. यहां पर अगर गवर्नर दो स्टेट का एक ही गवर्नर होगा तो उसकी सैलरी, उसका जो प्रिविलेजेस हैं वो कैसे डिवाइड होगा. इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, emoluments and allowances divided by the president between two states in case common governor for two state. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन डिसाइड करता है, तो याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो डिसाइड करेगा कि मान लीजिए कि गवर्नर है, तुम बोल दे कि 50-50 डिवाइड कर लो, वो बोल दे 60-40 डिवाइड कर लो, बोल दे कि 10 और 90 कर लो, वो बोल दे कि एक ही स्टेट पूरा देगा दूसरा कुछ देगा ही नहीं, तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. दूसरी चीज, एक स्पेशल ऑफिसर रखा गया फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ठीक है, स्पेशल ऑफिसर की एक पोजीशन बनाई गई, किस लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए. और ये पोजीशन किसके अंदर मेंशन की गई, पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 350 बी के अंदर. तो ये एक कौन सी पोजीशन हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. ठीक है, संविधानिक पोजीशन है. इससे पहले क्या होता था, गवर्नर की जगह बहुत सी जगह क्या होता था, राज प्रमुख होता था. तो राज प्रमुख की जो पोजीशन थी उसको क्या कर दिया, नलिफाइड, हटा दिया गया उस चीज को. ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये याद रखिएगा. अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 1956, उससे क्या चीजें हुई, उससे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाई गई. क्या किया गया, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बनाई गई. और यहां पर कहा गया कि साथ के साथ जोनल काउंसिल भी बनेगी. ठीक है, जोनल काउंसिल किसमें, पार्ट 3, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट 3 जो है उसके अंदर जोनल काउंसिल मेंशन है. ठीक है, जोनल काउंसिल याद रखिएगा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, नाउ स्टेट काउंसिल ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये बताइए कि कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी है, कौन सी बॉडी जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। स्टेट काउंसिल की स्ट्रेंथ फिक्स की गई, मैंने आपको बताया कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है टू हाउसेस, एक अपर एक लोअर, जैसे कि लोक पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, उसके अंदर क्या है, दो हाउसेस है, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे स्टेट के अंदर क्या होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है, असेंबली, और अपर हाउस कौन सा होता है, काउंसिल। सिर्फ इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर काउंसिल है, बाकी किसी स्टेट्स में काउंसिल नहीं है। तो ये जो काउंसिल है इसकी स्ट्रेंथ कितनी फिक्स की गई, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स की गई, इसका असेंबली का मैक्सिमम 1/3 आप रख सकते हैं, यानी कि स्टेट काउंसिल स्ट्रेंथ मैक्सिमम 1/3 ऑफ असेंबली, ठीक है, लेकिन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दिल्ली के अंदर कितनी है, दिल्ली के अंदर वैसे तो 70 है दिल्ली के अंदर जो असेंबली की सीट है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 60 के साथ, ठीक है। अगर दिल्ली की असेंबली की स्ट्रेंथ 60 है तो काउंसिल की कितनी हो सकती है, 1/3, मैक्सिमम 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 20। बट इन्होंने कहा है कि मिनिमम तो 40 होनी चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, इस 20 को चेंज करके 40 कर देंगे, यानी कि मिनिमम 40 होनी चाहिए पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1/3, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए, किसी स्टेट में 300 है तो 1/3 कितना हो जाएगा मैक्सिमम उसका, 1/3 हो जाएगा 100, यानी कि 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आया समझ। नेक्स्ट है असेंबली की जो सीट्स है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500, ठीक है। असेंबली की सीट्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 500। ये सारी की सारी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसने नहीं देखा जाके आप देख सकते हैं। लेकिन 60 से नीचे नहीं हो सकता, लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कुछ स्टेट्स है जिनका एग्जेम्पशन है जहां पर आपको 60 से नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्शन होगा कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रखी गई थी उस टाइम पर, कितनी, 500 रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 550। अभी करंट में कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 550 स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसके अंदर 20 वो लोग भी हैं, वो सीट्स भी है 20 जो यूनियन टेरिटरी से है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि यूटी की कितनी सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर यूनियन टेरिटरी की 20 सीट है टोटल, 20। ये चेंज हो गई होगी, देखो ये चेंज हो गई होगी, क्यों चेंज हो गई होगी ये, क्योंकि ये जो पहले 20 होती थी ना, ये सभी यूटी की मिलाकर होती थी, लेकिन अभी ना जम्मू एंड कश्मीर का भी है। तो इसका जिसको भी डेटा पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं इसका एक करंट जो लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर दूंगा, ठीक है। जिसको पता है वो भी पिन कर सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर का भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी अभी यूटी बन चुका है, ठीक है। साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाई कोर्ट जज विल नॉट प्रैक्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाई कोर्ट के जज है ना, अगर वो रिटायर हो जाएं हाई कोर्ट के जज से, सो जिस हाई कोर्ट में वो जज थे उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सेम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर होता है, वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये हम करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला टॉपिक करेंगे, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। बाद में कुछ और चेंजेस भी किए गए थे, जैसे कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। अब क्या था कि ये चीज याद रखना कि 1956 में चेंजेस हुए थे, फिर इंडिया में सेकंड इलेक्शन होने थे 1957 के अंदर, ठीक है। तो 1956 तक दिल्ली के अंदर क्या था, दिल्ली के अंदर असेंबली थी, ठीक है। 1956 तक दिल्ली के अंदर असेंबली थी, लेकिन 1956 में क्या किया गया, जो दिल्ली था ना, दिल्ली को यूटी बना दिया विदाउट असेंबली, यानी कि दिल्ली में कोई सीएम नहीं होता था, सिर्फ यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन 1991 में इसको चेंज किया गया और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 किया गया, जिससे दिल्ली को क्या दिया गया, लेजिस्लेचर दिया गया, यानी कि दिल्ली में अब सीएम होगा, इलेक्शन होंगे, असेंबली होगी, ठीक है। और यहां पर उनके मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो फिक्स की गई कितना, 10%, यानी कि सीट कितनी है टोटल, 70 सीट है, यानी कि 7 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते दिल्ली के अंदर। क्यों, क्योंकि 70 सीट्स का 10% कितना हो गया, 7, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि दिल्ली के अंदर 7 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10%। लेकिन वही दिल्ली को छोड़कर, यानी कि दिल्ली को छोड़कर बाकी जगह कितनी है, बाकी स्टेट्स में और सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितनी है, 15%, ठीक है। ये आया था किससे, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो एक और इंपॉर्टेंट कमीशन आता है खेर कमीशन 1955 में, ये याद रखिएगा, खेर कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन का नाम है बाल गंगाधर खेर। ठीक है, इनका पर्पस क्या था, इस कमीशन को पर्पस बनाने का जो पर्पस है वो था टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश। देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था तब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हम हिंदी रखें या इंग्लिश रखें। ठीक है, देखिए इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है अभी एज सच, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियल काम के लिए फॉर द वर्क पर्पस हिंदी को यूज करें या इंग्लिश को यूज करें, क्योंकि हिंदी को भी यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, साउथ इंडिया में भी लैंग्वेज, और मैंने आपको क्या बताया, वैसे ही वो डिमांड कर रहे थे स्टेट्स को बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के बेस पे डिमांड कर रहे थे, तो कैसे बना देते हिंदी को एज ए हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या फिर हमारी फॉर द वर्क पर्पस। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर डिसाइड किया गया कि ठीक है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को रखेंगे, लेकिन जो इंग्लिश है ना ये सिर्फ 15 साल के लिए होगी, 15 साल के लिए होगी, उसके बाद इसको धीरे धीरे हम हटा देंगे और किस पे आ जाएंगे, हिंदी पे आ जाएंगे। और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये चीज, और इसी वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या लेके आ रही है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और हिंदी को प्रमोट कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है हिंदी को प्रमोट करना यूनियन गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वो इस चीज से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि हिंदी को उन पर थोपा ना जाए। आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग है ये, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। नाउ तो ये रिकमेंडेशन क्या देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं द कमीशन रिकमेंडेड द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ इंग्लिश विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, encouraging the use of Hindi in education and administration and encourage Hindi become the primary language for communication between the union and state। ये कहते हैं कि देखो एकदम से इंग्लिश को मत हटाना, धीरे धीरे करके हटाना, और धीरे धीरे भी कैसे कि एजुकेशन में स्टार्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट करना, और यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो उसमें भी आप हिंदी का प्रयोग करें। इसका आउटकम क्या आता है, द रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया प्रमोटिंग द यूज ऑफ हिंदी व्हाइल आल्सो एड्रेसिंग द कंसर्न अबाउट द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश। तो इससे होता है कि एक लैंग्वेज पॉलिसी आती है इंडिया के अंदर और धीरे धीरे हिंदी को प्रमोट करना स्टार्ट किया जाता है। आपने धीरे धीरे अभी देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर हिंदी को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। नाउ थोड़ा सा और देख लेते हैं जो धर कमीशन आया था। इन समरी द धर कमीशन फोकस्ड ऑन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, while खैर कमीशन फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी एंड द यूज ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस। दोनों में खैर कमीशन और धर कमीशन में क्या डिफरेंस है, जो धर कमीशन है वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, उसके लिए बनाया गया था कि भाषा के आधार पर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करना। लेकिन जो खैर कमीशन है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा है। इन दोनों में ये अंतर है, तो अंतर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे 1947 में देश आजाद होता है, तो देश आजाद होने के बाद उस टाइम पर कितने थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे। 565 प्रिंसली स्टेट्स में से यहां पर ये 552 गलत है, यहां पे याद है ना 565 आउट ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स में से टोटल कितने ज्वाइन कर लेते हैं हमारे, लगभग 5 आपका जो है 562, ठीक है, 562 ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, 4 नहीं करते हैं। ठीक है, 4 नहीं करते हैं, क्यों 4 नहीं करते हैं, कौन कौन से 4 होते हैं, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। तो इनको कैसे ज्वाइन कराया जाता है उनका वो आपको याद रखना है। हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन से कराया था, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी जब मैं कराऊंगा ना आपको पोल साइंस की, क्लास 12th की पोल साइंस की जब एनसीईआरटी कराऊंगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू कराया था, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, और साथ के साथ मणिपुर का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसको पता है कि मणिपुर को कैसे कराया था। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 20 सीट्स रिजर्व्ड हैं यूटी की इन लोकसभा। लोकसभा में यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स है, 20, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी बन गया है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स हैं लोकसभा की वो भी इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए 1950 में मैंने आपको बताया जब स्टेट बने तो कैसे, पार्ट 7 के अंदर ए बी सी डी, पार्ट 7 के अंदर ए बी सी डी कैटेगरी में मेंशन थे। लेकिन उसके बाद 1953 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया।
फिर उसके बाद डिमांड हुई तो 1956 के अंदर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन किया गया बेस्ड ऑन दी फजल अली कमीशन। तो 1956 में और कौन से स्टेट आए? मध्य प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश आया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दी है, आंध्र प्रदेश की क्या है, कर्नाटका की क्या है, केरला की क्या है, तमिलनाडु की क्या है। फिर 1960 में बनता है गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखिए पहले क्या था, बॉम्बे स्टेट था। ये जो बॉम्बे स्टेट था ना, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया और जिसके बाद बना गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1961 में क्या हुआ? 1961 में जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी जो पोर्तुगीज के पास थी, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, ये हमने पोर्तुगीज से ली। किसके थ्रू? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर हमने गोवा, दमन एंड दीव लिया पोर्तुगीज से 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये आप याद रखिएगा कि पोर्तुगीज इंडिया में आने वाले एज ए ट्रेडर पहले यूरोपियन थे और जाने वाले भी क्या थे? लास्ट थे। ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, 1961 में गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1962 में क्या हुआ? 1962 में पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी हमारी आज के टाइम पे, ये किसके पास थी? फ्रेंच के पास थी। और ये हमने किससे ली? फ्रेंच से ली। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब एक कंफ्यूजन रहेगा आपको, अब कोई बोलेगा कोई और ईयर है, तो ये याद रखिएगा फाइनल सेटलमेंट 1962 में हुआ था, क्योंकि पहले तो इंडिया में तो साइन हो गया था, लेकिन जो फ्रांस की जो फ्रेंच की तरफ से जो अप्रूवल आना था उसको आने में बहुत टाइम लगा। वो आया 1962 के टाइम पर, और उसी वक्त जैसे ही वो अप्रूवल आता है वैसे ही 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है किसको? पुडुचेरी को इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसी टाइम पे 1962 के टाइम पे इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, ठीक है। 1963 में नागालैंड एज ए सेपरेट स्टेट बना था। इसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको जब एनसीईआरटी कराऊंगा क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। 1966 में क्या बना? हरियाणा एंड पंजाब बना, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा बना। 1975 में सिक्किम आया। सिक्किम कैसे आता है? सबसे पहले सिक्किम बनता है इंडिया का एसोसिएट स्टेट आफ्टर रेफरेंडम, और रेफरेंडम में वोटिंग जो होती है, वोट मिलता है इंडिया के फेवर में 97.5% वोट। और इंडिया गवर्नमेंट क्या है, जो पार्लियामेंट है, वो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करता है और बोल देता है कि सिक्किम अब इंडिया का क्या होगा? एसोसिएट स्टेट होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और सिक्किम को फुल स्टेटहुड बना दिया जाता है, यानी कि अब वो एसोसिएट स्टेट नहीं बल्कि फुल स्टेटहुड दिया जाएगा, और ये बनता है 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर 1975 में 22nd स्टेट बनता है। उसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड गोवा को लिया गया था 1961 में फ्रॉम पोर्तुगीज। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये चीज याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश को लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिली थी वो 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से मिली थी, ठीक है। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश को किससे मिली थी? 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बना? 2000 में छत्तीसगढ़ कहां से? एमपी से तोड़कर बनाया गया। उत्तराखंड यूपी से निकलकर बना है। फिर आपका झारखंड बना है बिहार से निकलकर। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा 2000 का टाइम, ठीक है। साथ के साथ जितना भी मैंने आपको ये बताया है ना, ये आपको सब क्रोनोलॉजिकल इसी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यूनियन टेरिटरी की। देखिए यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया था 1 नवंबर 1954 में फ्रेंच के द्वारा। देखिए यहां पर ये जो डेट है ना 1954, यहां पर ये साइन करा लिया गया था, लेकिन ये साइन फिर फ्रेंच से, यानी कि फ्रेंच कंट्री फ्रांस से अप्रूवल आना था। लेकिन फ्रांस से जो अप्रूवल आया था वो कब आया था? आपका 1962 में आया था, जिसके बाद ये 1962 में ऑफिशियली पुडुचेरी जो है इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनती है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि ये दो डेट आप कंफ्यूज मत होना। नाउ पुडुचेरी जो है वो बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी सिंगल नहीं है, वो 4 एरिया को कंबाइन कर कर बनी है। कौन से 4 है? इट कंसिस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? कराईकल एंड पुडुचेरी तमिलनाडु का, यनम आंध्र प्रदेश का, और माहे केरला का। यानी कि आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ठीक है, ये 3 स्टेट्स के अंदर 4
डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर क्या बना है, पुडुचेरी बना है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको डेटा दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ और उसके साथ साथ आपका यूपीएससी के लिए भी काम आएगा, इंडियन पॉलिटी एंड बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है उसके लिए भी। ऑलराइट, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।